वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, दूसरी आलमी जंग के बाद आज कोरोना वायरस की शक्ल में हमारे सामने है सबसे बड़ा बहरान। वजीर-ए-आजम ने कहा, पोशीदा बनाम नाकाबिले तस्खीर की लड़ाई में हमारे तिब्बी एहलकारों की जीत है यकीनी। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खित्तों में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर मुल्क के दीगर हिस्सों में अनलॉक 1 का पहला मरहला शुरू। ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कुछ शराइत के साथ सरगर्मियों की होगी इजाजत। रियासत में कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा। अब तक 4,891 लोग हुए सेहतयाब। रियासत में कोरोना के इन्फेक्शन से ठीक होने की शरह बढ़कर हुई 59.71%। और रियासती हुकूमत ने कुछ शराइत के साथ दी छूट। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने आज से पूरी रियासत में बसों का मामूल के मुताबिक शुरू किया ऑपरेशन। एनसीआर से मुल्हिक नोएडा और गाजियाबाद में दिल्ली से लोगों के जाने पर रहेगी रोक। आदाब, मैं हुदीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की 25वीं यौम तासीस तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर-ए-आजम ने कहा कि यूनिवर्सिटी आने वाले वक्त में नई ऊंचाइयों को छुएगी। वजीर-ए-आजम ने कहा कि दूसरी आलमी जंग के बाद आज हमें सबसे बड़े बहरान का सामना करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस एक ना दिखाई देने वाला दुश्मन हो सकता है, लेकिन हमारे जांबाज तिब्बी एहलकार नाकाबिले तस्खीर हैं। पोशीदा बनाम नाकाबिले तस्खीर की इस लड़ाई में हमारे तिब्बी मुलाजिमीन की फतेह यकीनी है। Friends, at the root of India's brave fight against COVID-19 is the hard work of the medical community and our corona warriors. In fact, doctors and medical workers are like soldiers, but without the soldier's uniform. The virus may be an invisible enemy, but our corona warriors, medical workers are invincible. In the battle of invisible versus invincible, our medical workers are sure to win. वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की वबा के इस दौर में दुनिया उम्मीद के साथ हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, तिब्बी मुलाजिमीन और साइंसदानों को देख रही है। Today, the world is facing one of the biggest crises since the two world wars. Like the world changed pre and post world wars, the same way the pre and post COVID world will be different. Friends, during such a time, the world is looking up to our doctors, nurses, medical staff, and scientific community with hope and gratitude. The world seeks both care and cure from you. पीएम मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल में हुकूमत ने मुल्क में तिब्बी शोबे में कई अहम कदम उठाए हैं। मेडिकल आलात की सप्लाई साइड में काफ़ी इस्लाह हुई है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह पर मेडिकल कमीशन आया। यही नहीं, गुज़िश्ता 5 बरसों में 22 नए एम्स भी खोले गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम से 2 साल से भी कम वक्त में 1 करोड़ लोग मुस्तफीद हो चुके हैं। आयुष्मान भारत, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम, belongs to India. In less than 2 years, 1 crore people have benefited
from this Ayushman Bharat scheme. रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खित्तों में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर मुल्क के दीगर हिस्सों में आज अनलॉक 1 का पहला मरहला शुरू हो गया है। कंटेनमेंट जोन में मुल्क गिर लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कुछ सरगर्मियों को छोड़कर दीगर सभी सरगर्मियों की इजाजत होगी। बाकी सरगर्मियां 8 जून से मरहलेवार तरीके से खोली जाएंगी। मरकजी हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक शहरियों के जरिए बैन रियासती और रियासत के अंदर आम शहरी आमदोरफ्त के लिए आज से कोई अलग परमिशन या परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। 8 जून से मंदिरों और दीगर मजहबी मकामात के दरवाजे अकीदतमंदों के लिए खोलने का भी ऐलान कर दिया गया है। होटल, रेस्टोरेंट, मेहमान खाने और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुल सकेंगे। वहीं इंटरनेशनल फिजाई खिदमात, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, तफरीही पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और मजहबी प्रोग्राम समेत दीगर सभी बड़े इनकाद पूरे मुल्क में आइंदा अहकाम तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हुकूमत हिंद की गाइडलाइन पर पूरी तरह अमल दरामद यकीनी बनाते हुए अनलॉक सिस्टम को कारगर तरीके से नाफिज करने के अहकाम दिए हैं। वजीर आला ने रियासत के आला अफसरान को हिदायत दी है कि पूरी एहतियात के साथ सभी इक्तिसादी, कारोबारी और सनती सरगर्मियों को शुरू कराया जाए। बाजारों में भीड़ इकट्ठा होने के मद्देनजर उन्होंने सिक्योरिटी और पेट्रोलिंग के कारगर इंतजाम की भी हिदायत दी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वजीर आला के जरिए दी गई हिदायत की मालूमात फराहम की। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि भारत सरकार के जो अनलॉक 1 के गाइडलाइंस हैं, जिसके आधार पर कल प्रदेश सरकार के गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं, उन गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। अनलॉक 1 की गाइडलाइंस में कई सावधानियां बरती जानी हैं। विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का, फेस मास्क और फेस कवर का, सैनिटाइजेशन और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का, और साथ साथ जहां कोई स्पेसिफाइड जॉब हो, फेस शील्ड और इस तरह की अन्य कार्रवाई भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हालांकि अनलॉक 1 में अब दुकानें और बाजारें काफ़ी जगह खुल रही हैं, लेकिन इनमें जो भीड़ एकत्रित हो रही है वहां सुरक्षा व्यवस्था और पेट्रोलिंग की व्यवस्था अवश्य की जाए। मुख्यमंत्री जी ने हाईवे पर, बाजारों पर, पार्कों पर सघन पेट्रोलिंग का भी निर्देश दिया है। आपको संज्ञान है कि सुबह मंडी और पार्क जल्दी सुबह खुल रहे हैं। 4 बजे मंडी खुल रही है, 5 बजे पार्क खुल रहे हैं। वहां पर भी पेट्रोलिंग करने का मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। वजीर आला ने आला अफसरान को काम देते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके मुहैया कराने के मकसद से सिख इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मौसर बनाने के लिए लाएअमल मुरतब किया जाए। इसके लिए ऐसी सनती इकाइयों की मैपिंग की जाए। उन्होंने बरामदात करने के सिलसिले में भी लाएअमल तैयार करने की हिदायत दी। प्रदेश में और अधिक रोजगार सृजित करने के लिए सिख इंडस्ट्रियल यूनिट्स को क्रियाशील करने की भी एक योजना चालू की जाए। उद्योग विभाग के IIDC साहब को और सभी लोगों को ये निर्देशित किया है कि वो किसी भी सूरत में जो भी उद्योग बंद हो गए हैं उन उद्योगों को तुरंत चालू करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उद्योग विभाग में अब तक हॉटस्पॉट्स एरिया को छोड़कर 3,18,223 लघु, मध्यम और बृहद श्रेणी के उद्योग चालू हो गए हैं, और जो स्मॉल सूक्ष्म श्रेणी के जो है माइक्रो यूनिट्स हैं वो 77,830 औद्योगिक इकाइयों को शुरू कर लिया गया है। इस तरह अब तक प्रदेश में 28,79,000 लोग ऑलरेडी उद्योगों में कार्य कर रहे हैं। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 373 नए मामले सामने आए हैं। पूरी रियासत में इस वक्त 3,083 लोग कोरोना से मुतासिर हैं। हालांकि इस इन्फेक्शन से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है और अब तक 4,891 लोग पूरी तरह सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। रियासत में कोरोना से ठीक होने की शरह 59.71% है। ये इत्तला प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने सहाफियों को फराहम की। कोरोना वायरस के संक्रमण की प्रदेश में स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में
संक्रमण के 373 नए मामले आए हैं, 373। इस समय तक प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल केसेस 3083, 3083, और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 4891। अब तक संक्रमण से 217 लोगों की मृत्यु हुई है। जो हमारा रिकवरी का परसेंटेज है वो इस समय 59.71% चल रहा है, 59.71%। कल 8,642 सैंपल्स की जांच की गई है। जो हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको लगातार एक्सपैंड करने का प्रयास चल रहा है, और उसी क्रम में हर जिले में एक एक ट्रूनेट मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे पास 20 ट्रूनेट मशीनें पहले से आ गई थीं, जिन्हें हमने 20 जनपदों में उपलब्ध कराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज स्टेट प्लेन जाकर के 21 और ट्रूनेट मशीन को लेकर आया है, जिसे कल 21 जनपदों में और लगवा दिया जाएगा। बाकी की 34 मशीनें भी अगले 2-3 दिन में प्रदेश में पहुंचने वाली हैं। तो सभी जनपदों में ट्रूनेट मशीन की उपलब्धता हो जाएगी, और इससे जो सुदूर के जनपद हैं जहां पर BSL 2 लेवल की लैब नहीं है, वहां पर भी टेस्टिंग स्टार्ट हो सकेगी। लॉकडाउन 4 के इख्तिताम के बाद अनलॉक 1 आज से शुरू हो गया है। हुकूमत ने कई शराइत के साथ आज से कई चीज़ों में रियायत दी है, जिसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने आज से पूरी रियासत में बस का ऑपरेशन मामूल के मुताबिक शुरू कर दिया है। UPSRTC के MD राजशेखर ने आज लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे से मुख्तलिफ अजला में जाने वाली बसों को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरी तरह अमल दरामद करेगा। मुसाफिरों के लिए सैनिटाइजेशन का इंतजाम और जिस्मानी दूरी बनाए रखने के साथ ही उतने ही मुसाफिरों को बसों में बिठाया जाएगा जितनी सीटें होंगी। क्योंकि आज कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू हुआ है, तो हम लोग आज 7,500 बसेस हमारे लगे हुए इस ऑपरेशन में, क्योंकि हम लोग भी अभी असेस कर रहे हैं कि पहले का 3-4 दिन लगेगा लोगों को पूरा जानकारी होने में, और जो छोटे छोटे इशू आएंगे जब संचालन शुरू करेंगे हम इतने दिन के बाद, तो उन सब को स्टडी करते हुए और बेहतर जो है सेवा देने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो इसलिए देखेंगे तो पूरा टीम हर जगह पे, हमारा हर डिपो पे जो संचालन के साथ साथ उससे महत्वपूर्ण है कि हम कोविड की रोकथाम के लिए क्या क्या प्रिकॉशन मेजर ले रहे हैं, जो पैसेंजर के लिए, आम जनमानस के लिए जानना ज़रूरी है, ताकि वो भी सुरक्षित रहे और जो उनके को पैसेंजर उनके साथ जो चल रहे वो भी सुरक्षित रहे। पूरे मुल्क में आज से 200 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये रेल खिदमात लेबर स्पेशल और 30 एयर कंडीशन खुसूसी ट्रेनों के अलावा हैं। इन रेलगाड़ियों में AC और जनरल जुमरे दोनों के लिए रिजर्व टिकट दस्तयाब होंगे। जनरल डिब्बों में भी सीटें रिजर्व होंगी। इन ट्रेनों में बगैर रिजर्वेशन के किसी भी कोच में सफर नहीं किया जा सकेगा। वजारत रेल ने कहा है कि तकरीबन 26 लाख मुसाफिर 1 जून से 30 जून तक के लिए पहले ही टिकट बुक करा चुके हैं। ट्रेन के सफर के लिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक मुसाफिरों को सफर शुरू करने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा, ताकि स्टेशन पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा सके। सिर्फ वो मुसाफिर ही ट्रेन में चढ़ सकेंगे जो इन्फेक्शन से पाक होंगे। रेलवे स्टेशन में उन मुसाफिरों को ही दाखिले की इजाजत होगी जिनके पास कंफर्म और RAC टिकट होंगे। सभी मुसाफिरों के लिए ट्रेन में चढ़ते वक्त और सफर के दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा। साथ ही उन्हें मखसूस फासला बनाए रखने के उसूल पर भी अमल दरामद करना होगा। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद सभी मुसाफिरों को मुतल्लिका रियासतों या मरकज के ज़ेरे इंतजाम खित्तों के जरिए मुकर्ररात तिब्बी जांच के अमल से गुजरना होगा। मरकजी वजीर बराए मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने बरेली में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मगरबी बंगाल और उड़ीसा में आए अम्फान तूफान के सबब रुकी ट्रेनों को अब दोबारा शुरू करके मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बचे हुए सभी मुहाजिर मजदूरों को जल्द ही उनके आबाई इजला तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक मरकज और रियासती हुकूमत की कोशिशों से 50 लाख केंद्र सरकार और सभी राज्यों की सरकार मजदूरों को बसों के जरिए उनके आबाई जिले तक पहुंचाया गया है। काफी सक्रिय रही, और अब तक के हिसाब से हमारा अंदाजा यह है कि विभिन्न स्थानों पर ट्रेनों से
करीब 50 लाख लोग तथा करीब 40 लाख बसों से लोगों का मूवमेंट हुआ। यहाँ पर एक और तथ्य सामने आया कि जो ये तूफान आया था, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी बहुत सी ट्रेनें कैंसिल हो गई थी। उनको फिर से चलाया जाएगा और हर व्यक्ति अपने स्थान पर पहुँचे, उसकी सरकार व्यवस्था करे, इसको एक सही ढंग से निभाने का काम किया गया। शाहजहांपुर जिले में वाक़ई मेडिकल कॉलेज में लॉकडाउन के बाद मरीजों की खैरियत दरियाफ्त करने और इंतजामात का जायजा लेने पहुंचे काबीना वजीर सुरेश कुमार खन्ना ने मरीजों से बातचीत की और उन्हें बेहतर इलाज की यकीन दहानी कराई। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों से उन्हें मिलने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में भी पूछा। वहीं कोरोना की वबा के दौरान कॉलेज की साफ सफाई बेहतर न होने पर नाराजगी का इजहार करते हुए मुतल्लिका लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम भी दिए। इस दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि सच है कि लॉकडाउन में हमारी इक्तिसादी सरगर्मियां मुतासर हुई हैं, लेकिन हमारी हुकूमत ने उन्हें कवर करने के लिए फजूल खर्ची, एमएलए फंड और तनख्वाह और भत्तों में 30% की तखफीफ की है ताकि कोरोना जैसी वबा से निपटने में कोई दुश्वारी ना हो। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत पूरी मेहनत और लगन के साथ काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि दीगर रियासतों के मुकाबले में कोरोना को लेकर हम काफी बेहतर काम कर रहे हैं। ये सही है कि हमारा जो सिस्टम है, आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई है। जब आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई तो हमारा टैक्स रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन हम मितव्ययता के माध्यम से, फिजूल खर्ची रोकने के से और कई कटौतियां हमने की। विधायक निधि को समाप्त किया 1 साल के लिए। 1 साल के लिए हमने जितने भी मंत्री और विधायक हैं उन लोगों के वेतन और भत्तों में से 30% की कटौती की। सभी लोग ये महसूस करते हैं कि आज कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए, चाहे वो कोविड केयर फंड हो, चाहे वो पीएम केयर्स हो, तो ये अपने आप में हमारे पास व्यवस्था भी है और हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम कोरोना के फैलाव को हर हालत में रोकें, इसको फैलाव न होने। कोशिश ये है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, इस कोरोना का इलाज तो हो, कोविड अस्पतालों में हो, उसके साथ साथ इमरजेंसी सर्विसेज प्रभावित न हो। चाहे वो हार्ट का पेशेंट हो, चाहे कैंसर का हो, चाहे लीवर का हो, चाहे किडनी का हो, तो ये पेशेंट्स भी किसी प्रकार से इन लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। मुल्क में लॉकडाउन के बाद आज उत्तर प्रदेश महकमा ट्रांसपोर्ट के जरिए बसों का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश का शामली जिला जो हरियाणा बॉर्डर से सटा हुआ है, वहां भी रोडवेज बसों की आमदोरफ्त शुरू कर दी गई है। शामली रोडवेज बस स्टैंड से बसों को सैनिटाइज करने के बाद रवाना किया गया और मुसाफिरों को भी साफ सफाई के लिए बस स्टैंड पर सैनिटाइजर की सहूलत मुहैया कराई गई। वहीं रोडवेज बसों के शुरू होने से मुसाफिरों में भी काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। परिवहन निगम मुख्यालय से हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए कि प्रदेश के अंदर सभी बसों का संचालन किया जाए। उसी के क्रम में ये संचालन आज प्रातः 8 बजे से संचालन करने के निर्देश हुए। सावधानियों के लिए चालक परिचालक जो हमारे हैं उनको जो है एहतियात बरतने के लिए मास्क दिए जा रहे हैं, ग्लव्स दिए जा रहे हैं और उनको सैनिटाइजर की बोतल दी जा रही है और यात्रियों के लिए भी सैनिटाइजर की बोतल परिचालक के पास उपलब्ध रहेगी। वो अपने हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही बस में यात्रा करेंगे। मास्क कंपलसरी रहेगा, मास्क को स्वयं पहन के आएंगे। यदि नहीं पहन के आते हैं तो खरीदेंगे मास्क, परचेज करेंगे, उनको उपलब्ध कराया जाएगा। एनटीपीसी ऊंचाहार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाजिमीन को सफाई का हलफ दिलाया। ग्रुप के जनरल मैनेजर भूलानाथ की क़यादत में शजरकारी करके साफ माहौल का पैगाम दिया गया। साथ ही एनटीपीसी में ज़ेरे मुलाजिमत सफाई एहलकारों को एजाज से भी नवाजा गया। इस मौके पर जनरल मैनेजर ने कहा कि लोग अपने इतराफ में भी साफ सफाई का ख्याल रखें। एनटीपीसी के आसपास के गाँव में ब्लीचिंग पाउडर, साबुन और मास्क तकसीम किया गया। साथ ही गाँव में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव भी किया गया।
कोविड-19 के सबब चल रहे लॉकडाउन के दरमियान गांव में बड़ी तादाद में पहुंचे मुहाजिर मजदूरों को दरपेश रोजी रोटी के मसले को काफी हद तक मनरेगा स्कीम से हल करने में मदद मिल रही है। बहराइच में मनरेगा से जहां मुहाजिर मजदूरों को रोजगार से जोड़कर काम मुहैया कराया जा रहा है, वहीं गांव में जंगी पैमाने पर चल रहे तरक्याती काम से सड़कों और तालाबों को बेहतर बनाकर इलाके की हालत सुधारने की कोशिश की जा रही है। जिले में मनरेगा स्कीम के तहत काम मिलने से मजदूर बहुत खुश हैं और वो हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बाहर से आया हूँ, फिर उसके बाद में प्रधान जी के पास गया, ग्राम प्रधान जी के पास जतौरा में, और उनसे हमने कहा प्रधान जी से कोई काम वाम दीजिए, तो उन्होंने मुझे मजदूरी दिया, नरेगा में काम दिया और मैं काम कर रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को लाख लाख बधाई देता हूँ। हमारे यहाँ मनरेगा के तहत तालाब खुदाई का काम शुरू है। जो बाहर से श्रमिक आए हैं और रजिस्टर्ड श्रमिक हैं जो हमारे यहाँ मनरेगा से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2 चकमार्ग की सड़क पड़ चुकी है, तीसरा काम तालाब की खुदाई सुंदरीकरण हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान मुल्क के दूर दराज के हिस्सों में फंसे मुहाजिर मजदूरों के बिजनौर आने का सिलसिला जारी है। इंतजामिया की मदद से सभी मुहाजिर मजदूरों को खाने पीने की सहूलत मुहैया कराने के साथ ही उन्हें अपने वतन भेजने का इंतजाम भी किया जा रहा है। बिजनौर जिले में गवर्नमेंट हॉस्टल में रोजाना सैकड़ों मुहाजिर मजदूर बिजनौर आ रहे हैं, जिन्हें घर तक पहुंचाने का जिम्मा इंतजामिया उठा रही है। लॉकडाउन में फंसे मुहाजिर मजदूरों को घर भेजने का इंतजाम करने पर इन मजदूरों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। मैं हरिद्वार से आया हूँ। मैं मजदूरी करता था रोज, सब सुविधा उपलब्ध है। लॉकडाउन के वजह से वहाँ फंसी है बुरी तरह से, तो मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं। यहाँ की शासन अभी सुविधा कर रही है, हो सकता है आज रात में गाड़ी वाड़ी कुछ कर दे। हरिद्वार से आए और लॉकडाउन में फंस गए। परिवार सहित थे, रोज तो कमाते थे, खाते थे, परेशानी उठाते थे, इसलिए फिर अपना चले आए। प्रशासन अब यहाँ आ गए तो हमारी देखभाल करती, हमारी गाड़ी वाहन को वो लगाती थी, घर जाने की व्यवस्था कर रही है। लॉकडाउन की सूरत हाल ने हमें सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद करते हुए घर पर रहना सिखा दिया है। इसी के सबब उन्नाव के सिटी मजिस्ट्रेट चंदन कुमार पटेल ने लोगों को पड़ चुकी आदत के मद्देनजर एक गली की दुकान ऐप तैयार की है। गौरतलब है कि रियासत में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान किसी इंतजामी अफसर के जरिए उठाया गया ये काबिल सताइश कदम है। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने दीगर अफसरान की मौजूदगी में मीडिया के सामने इस ऐप का इजरा किया। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आवाम को राशन और किराने की अशिया खरीदने के लिए अब दुकानों पर भीड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद तो होगा ही, साथ ही गैर जरूरी तौर पर भीड़ से बचने की सहूलत भी उन्नाव के लोगों को मिलेगी। देखिए, कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न फेजेज में लॉकडाउन जनपद में किया गया था और उस दौरान हम लोगों ने लॉकडाउन के प्रथम दिवस से ही होम डिलीवरी की व्यवस्था कराई थी। उसी दौरान ये आवश्यकता महसूस हुई कि लोगों को घर बैठे अपना सामान कैसे मिले। अगर ये ऑनलाइन सिस्टम हो जाए, कोई ऐप डेवलप कर दिया जाए, तो लोगों को घर बैठे सामान उपलब्ध हो जाएगा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहेगी और लोगों को एक सुविधा भी प्राप्त होगी। लगभग 8 तरीके की वस्तुओं का इसमें डाला गया है और इसके बाद जैसे जैसे लगेगा कि इसमें अन्य चीज़ें जोड़ी जाएं, वो भी जोड़ी जाएंगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं लोगों को इस ऐप के माध्यम से प्राप्त हो सके। ये ऐप निश्चित रूप से न केवल ये लॉकडाउन अवधि में बल्कि इसके पश्चात भी लोगों को बहुत ही मदद करेगा। कोरोना वायरस के सबब सई नदी के किनारे बसे बरगांव में मजदूरों की कोशिशों से नदी के किनारों की सिल्ट की सफाई और खुदाई करके उसे पुरानी शक्ल में वापस लाने के साथ ही आबी तहफ्फुज को मौसर बनाने का काम मनरेगा के तहत चल रहा है। जिला मजिस्ट्रेट पुलकित खरे ने बताया कि ब्लॉक टिडियावा के इस गांव में खुदाई के काम में लगे कुछ मुहाजिर मजदूर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात और मुंबई से भी हरदोई आए हैं।
इनके अलावा बड़ी तादाद में बेरोजगार खवातीन मजदूर भी हैं। इन मजदूरों को रोजी रोटी का मसला दरपेश था, जिसे हुकूमत हिंद के मनरेगा के जरिए मजदूरी देने के फैसले ने हल कर दिया है। वहीं मनरेगा कमिश्नर ने बताया कि हरदोई जिले में तकरीबन 6000 मजदूर हर रोज सई नदी के दोनों किनारों की खुदाई का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब नदी में पानी का जखीरा और उसके तहफ्फुज के समाजी काम में भी ये मजदूर अपने गाँव में ताउन दे रहे हैं। गाँव में रहने वाले इन मजदूरों को खाने के लिए मिल रहे मुफ्त चावल, चने की दाल और रोजगार के साथ ही मजदूरी बराह रास्त उनके अकाउंट में भेजे जाने के लिए वो मोदी हुकूमत के तई इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं। मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद करते हुए काम पर लगाया गया है। साथ ही उनके लिए पीने के पानी का भी इंतजाम किया गया है। काम करता था, वहाँ लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग गाँव में आए। गाँव में हमें प्रधान जी ने काम दिया, हम लोग यहाँ नरेगा में काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाहर से आया हूँ, यहाँ बड़गामा में मुझे काम मिल गया है तो लॉकडाउन में, तो राशन भी मिल रहा है, सब काम बराबर हो रहा है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। बड़गामा से रहते हैं, यहाँ रोजगार चल रहा है नरेगा। वहाँ प्रधानमंत्री ने हमको काम दिया रोजगार, बाहर से आए दिल्ली से, यहाँ पे बड़गामा में रहते हैं। बड़गामा में नरेगा चलता हुआ है। प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हरदोई में प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा से जोड़ के बहुत तेज़ी से काम बढ़ाया जा रहा है। लगभग सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा संबंधी काम शुरू हो गए हैं। इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी हो रही है। खासकर जल संसाधन के कामों, जैसे सई नदी जो हमारे जनपद के 12 ब्लॉकों से होकर गुजरती है, उसके ऊपर हर गांव में तेज़ी से काम कराया जा रहा है। कोशिश यही करी जा रही है कि बारिश आने से पहले सई नदी के काम का तेज़ी से काम हो, जिससे बारिश के समय पे ये नदी जो है पुनर्जीवित होकर एक नए रूप में है सभी जनपद वासियों के सामने है। महाराष्ट्र से वापस आ रहे मुहाजिर मजदूरों को उत्तर प्रदेश हुकूमत और रेल इंतजामिया के जरिए हर मुमकिन सहूलियात मुहैया कराए जाने से मजदूर काफ़ी खुश हैं और हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी मंजिल को रवाना हो रहे हैं। झांसी से 2 लेबर स्पेशल ट्रेन से 2026 मजदूर गोरखपुर और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रवाना किए गए। सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद कराने के लिए पुलिस इंतजामिया के जरिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। महाराष्ट्र के मुंबई समेत कई बड़े शहरों से बस, ट्रक और दीगर गाड़ियों के जरिए मजदूरों का रक्सा बॉर्डर पर आने का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया की मदद से बॉर्डर पर आने वाले मजदूरों और मेहनत कशों को झांसी स्टेशन से चलाई जा रही लेबर स्पेशल ट्रेनों से उनके आबाई वतन भेजा जा रहा है। यहाँ से हम लोग 9 बजे रात में आया था, अभी मतलब यहाँ पे छोड़ा है। टिकट मिला, खाना मिला, पानी मिला। अच्छा, सुविधा जो है ना महाराष्ट्र से लेके यूपी तक बहुत बढ़िया हम लोग सुविधा मिला। खाने का, पीने का, रहने का, हर चीज़ का पैसा दिया। मुंबई से अच्छा है यहाँ पे। बॉम्बे से अच्छा है। डोंबिवली से आ रहे हैं, गाजीपुर जाना है। सब सुविधा मिला, खाना पानी सब मिला। मोहनलालगंज के दहियर के मजरा टीकरन खेड़ा गांव में टिड्डियों के आने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। मरकजी बागवानी इदारा रहमान खेड़ा ज़राअत और जरासीम साइंस के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर एच.एस. सिंह ने बताया कि यह हमला आम टिड्डियों का था, जिससे लखनऊ के आसपास के इलाकों के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। कईयों की टिड्डियां हमेशा करोड़ों की तादाद में हमला करती हैं। इन आम टिड्डियों से निपटने के लिए क्लोरीपारीफॉस की 2 ml की मकदार काफी है। मोहनलालगंज जैसा क्षेत्र, वहाँ पर कुछ टिड्डियों को देखा गया है। किसानों ने शायद रिपोर्ट किया था और उसको देखते हुए वहाँ का जो कृषि विभाग का स्थानीय अमला है वो पहुँचा। टिड्डियों का जो व्यवहार होता है वो ऐसा होता है कि ये कभी अकेले 10, 20, 50 या 100 के झुंड में नहीं चलती हैं। अगर ये चलती हैं तो बहुत बड़े बड़े करोड़ों की संख्या में एक साथ चलती हैं। अन्यथा जो अगर कुछ कहीं पर हवा के दबाव के कारण या आंधी के कारण थोड़ा बहुत इधर उधर भटक जाती हैं तो 10, 20, 50 की संख्या में कहीं कहीं बीच में उतर जाती हैं। अगर ये उतर जाती हैं तो इनका नियंत्रण बहुत कठिन नहीं होता। जैसे कि बहुत सारी दवाओं के बारे में बताया गया है। ख़ासतौर पर क्लोरोपारीफास जो 50 EC का आता है या 20 EC का आता है, उसको 2 ml डाल करके इसको बड़े आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए अभी इधर लखनऊ के आसपास के किसानों को बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, दूसरी आलमी जंग के बाद आज कोरोना वायरस की शक्ल में हमारे सामने है सबसे बड़ा बुहरान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पोशीदा बनाम नाकाबिले तस्खीर की लड़ाई में हमारे तिब्बी एहलकारों की जीत है यकीनी।
रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खित्तों में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर मुल्क के दीगर हिस्सों में अनलॉक 1 का पहला मरहला शुरू। ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कुछ शराइत के साथ सरगर्मियों की होगी इजाजत। रियासत में कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा। अब तक 4,891 लोग हुए सेहतयाब। रियासत में कोरोना के इन्फेक्शन से ठीक होने की शरह बढ़कर हुई 59.71%। और रियासती हुकूमत ने कुछ शराइत के साथ दी छूट। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने आज से पूरी रियासत में बसों का मामूल के मुताबिक शुरू किया ऑपरेशन। एनसीआर से मुल्हिक नोएडा और गाजियाबाद में दिल्ली से लोगों के जाने पर रहेगी रोक। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब। के सभी चिकित्सालयों में जल्द ही शुरू होंगी ओपीडी सेवाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रणब अग्नोत्री और अब समाचारों में आपका स्वागत है। समाचार विस्तार से। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के 2.0 के कामकाज का ब्यौरा दिया। प्रधानमंत्री ने देश के नाम अपने पत्र में किसानों, श्रमिकों, गरीब तबकों और वांछितों के लिए सरकार की योजनाएं और उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों को इंगित किया। इसके साथ ही उन्होंने पत्र के माध्यम से नए भारत को लेकर सरकार की दूरगामी सोच पर भी अपना नजरिया पेश किया। आइए देखते हैं कि क्या है प्रधानमंत्री के पत्र की 20 प्रमुख बातें। वर्ष 2019 का जनादेश देश के बड़े सपनों के लिए बीते 1 साल में लिए गए फैसले इन्हीं बड़े सपनों की उड़ान है। साथ ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को लेकर देश हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही आर्टिकल 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण, ट्रिपल तलाक पर कानून, नागरिकता संशोधन कानून, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के लिए गठन जैसे बड़े फैसले लिए गए। गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं को सशक्त बनाने की लगातार सरकार की प्राथमिकता रही है। जो दूसरा कार्यकाल है, इसके पूरा होने पर पत्र लिखा गया। पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में देश का प्रत्येक किसान एक वर्ष में करीबन 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 72,000 करोड़ रुपए भेजे गए। 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया। साथ ही किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मासिक पेंशन की सुविधा। वहीं संसद में कामकाज से दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, चिटफंड कानून में संशोधन, दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों को अधिक सुरक्षा देने वाले कानून बने। साथ ही सरकार के जो निर्णय थे उससे शहरों और गांवों के बीच जो खाई है उसे पाटने में मदद मिली। पहली बार गांवों में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या शहरों से ज्यादा है। 1 साल के कार्यकाल के हर दिन 24 घंटे पूरी सजगता और संवेदनशीलता से काम हुआ और निर्णय लिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का जब आज 1 साल पूरा हुआ, तो इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ऐतिहासिक उपलब्धियों से परिपूर्ण मोदी सरकार 2.0 के 1 वर्ष के सफल कार्यकाल पर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। साथ ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व में भारत ऐसे ही निरंतर प्रगतिशील रहेगा। मोदी जी ने इन 6 वर्षों के कार्यकाल में न सिर्फ कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा, बल्कि 6 दशक की खाई को पाटकर विकास पथ पर अग्रसर एक आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का आज पहला साल पूरा हो रहा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व की सराहना की और ट्वीट करते हुए बताया कि मैं पुनः करोड़ों करोड़ भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का और उनकी सरकार के कार्यकाल के ऐतिहासिक और अभूतपूर्ण एक साल के पूरा होने पर अभिनंदन करता हूं। हम सभी भाजपा कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ देश के निर्माण में मोदी जी का साथ देंगे। दूरदर्शी नीतियों, कर्तव्य निष्ठा से और टीम इंडिया की भावना को मजबूत करते हुए आदरणीय मोदी जी ने देश के लोकतंत्र को नई दिशा प्रदान की। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल होने पर उन्हें ट्वीट किया और कहा कि ये साल बड़े परिवर्तन लेके आया। गंभीर चुनौतियों को हमने अवसरों में बदला जा सकता है, ये हमने सीखा। साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में यह भरोसा देश को है कि भारत के आम जनमानस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दल दोनों की विश्वसनीयता को बढ़ाया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज एक साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीता एक वर्ष भारत सरकार के उन कार्यों के लिए जाना जाएगा जिनकी अभिलाषा दशकों से हर भारतीय जनमानस में रही है। पहले 5 वर्ष का कार्यकाल भारत को दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की आधारशिला के रूप में जाना जाएगा, तो द्वितीय कार्यकाल का ये पहला वर्ष उन ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा जिसकी वर्षों से, दशकों से, सदियों से प्रत्येक भारतीय जनमानस में अभिलाषा थी। एक ऐसा भारत जो एक भारत हो और श्रेष्ठ भारत हो। मोदी सरकार 2.0 की आज पहली सालगिरह है। इस मौके पर पार्टी ऑनलाइन कई कार्यक्रम करेगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा फेसबुक पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और लोगों तक पहुंचाया जाएगा पीएम मोदी का खत। पिछले एक साल में मोदी सरकार ने बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने 30 मई को दूसरी बार देश की बागडोर संभाली थी। 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में देश ने नरेंद्र मोदी सरकार पर फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें पहले से भी ज्यादा बहुमत के साथ फिर से उन्हें शासन चलाने का जिम्मा सौंपा। अपने पहले कार्यकाल से भी विराट जीत के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई और तेजी से फैसले लिए। देश में जारी कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार 2.0 की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिस दौरान पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा। कोरोना को देखते हुए पार्टी इस अभियान को डिजिटल माध्यम से ही चलाएगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की बात करें तो सरकार ने एक साल में तेजी से बड़े फैसले लिए हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे अहम फैसला जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर सरकार ने लिया। सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 के अधिकांश प्रावधानों को हटा दिया। इसके साथ ही राज्य को 2 हिस्सों में बांट भी दिया। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया गया। इसके अलावा मोदी सरकार ने सत्ता में दूसरी बार कदम रखते ही मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम भी उठाया। 3 तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। मोदी सरकार ने देश में आर्थिक सुधार की दिशा में अहम कदम उठाते हुए 10 सरकारी बैंकों के 2014 से देखेंगे तो 6 साल पूरे हुए हैं। ये 6 साल में भारत बहुत बदला। गरीब को आवाज मिला, सामाजिक न्याय मिला, जो विभाग अविकसित थे उनको आकांक्षा मिली और
कौशल मिला, युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। ऐसे में पिछले 1 साल में बड़े बड़े फैसले हुए, जिसमें 370 धारा का हटना, राम मंदिर निर्माण शुरू होना, ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगना, बैंकों का विलय होना और आर्थिक क्षेत्र में सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स वाला देश बनना, बहुत सुधार हुए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कोरोना संकट भी आ गया, जिससे सरकार बेहतर तरीके से निपट रही है। कोरोना काल में तमाम कड़े निर्णय लेने और उसके प्रभावी तरीके से लागू करवाने में सफलता हासिल करने की वजह से मोदी सरकार की विश्व भर में काफी प्रशंसा हुई। विश्व के तमाम नेता और संगठन मोदी सरकार के साथ साथ पीएम मोदी की भी तारीफ कर चुके हैं। कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के बीच पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया, जिसमें हर एक सेक्टर को कोरोना से उबरने के लिए अनेक राहतें दी गई हैं। ये पैकेज भारत की जीडीपी का लगभग 10% है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी शुरुआत की है। अभी देश कोविड के संकट से जूझ रहा है। हमारे पास कोई तैयारी नहीं थी, ना मास्क बनता था, ना वेंटिलेटर बनते थे, ना स्वैप की स्टिक भी नहीं बनती थी और न ही पीपीई सूट्स बनते थे। आज सभी बनने लगे। मेक इन इंडिया का आविष्कार 4 महीने में हो गया और आज देश आत्मनिर्भर होकर आज कोरोना से लड़ रहा है और देश के जनता के सहयोग से हम कोरोना को मात देंगे, ये मुझे विश्वास है। कुल मिलाकर मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल तेज फैसलों के लिए जाना जा रहा है, चाहे वो लोगों के कल्याण के लिए फैसला हो या फिर देश के आर्थिक हालात के लिए। यही नहीं, कोरोना संकट में भी तेजी से काम करके सरकार लोगों को राहत दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 31 मई को आकाशवाणी के जरिए देश की जनता के साथ मन की बात साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 65वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जनता के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और मुद्दों पर अपने विचार साझा करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं ताकि जनता से जुड़े मुद्दों को वो इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के साथ दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर होता है। प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रयागराज में कहा कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के संकल्प को पूरा करने को लेकर एमएसएमई ने कमर कस ली है। इसके लिए प्रदेश में 11 लाख से अधिक श्रमिकों को नौकरी दिलाने के लिए आईआईए, नार्डेको, फिक्की और तमाम इकाइयों से समझौता किया गया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़कर स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार ने MOU साइन किए हैं। इससे दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को विभिन्न उद्योगों में समायोजित तो किया ही जाएगा, साथ ही प्रदेश उद्योग के मामले में एक हब के रूप में भी विकसित होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री के लोकल से फोकल के सपने को साकार करने में जुटा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक 18 लाख श्रमिक प्रदेश में आ चुके हैं, जिनकी मैपिंग की गई है। 11 लाख जो रोजगार है, जो प्रवासी श्रमिक आए उनको उपलब्ध कराए गए हैं और इसके 4 MOUs हुए। फिक्की ने किया है, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने किया है, साथ साथ फिर लघु उद्योग भारती और एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एसोसिएशन नडेरको, सबने मिला के 11 लाख के हमें अपने प्रस्ताव दिए हैं। उसमें किस प्रकार के स्किल है, सेमी स्किल है, वो सब दिया है। 18 लाख जो प्रवासी श्रमिक आए थे उनको एमएसएमई विभाग ने उनकी मैपिंग करी थी स्किल के आधार पर। वो हमारे पास उनके मैपिंग को मैच करते हुए हमने 11 लाख की को भी डिटेल दी है। उसका MOU हुआ है मुख्यमंत्री जी के सामने। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि लोकल वोकल बने और वोकल से ग्लोबल बने, उत्तर प्रदेश इस दिशा में काम करना शुरू कर चुका है। हम लोग की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो स्कीम है 2018 में है, उसके अंदर यही जो लोकल है उसी प्रोडक्ट को उठा के उसको हम लोग
देश भर में और विश्व भर में उसको पॉपुलर कर रहे हैं और उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। जनपद अयोध्या के दौरे पर पहुंचे चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और आकस्मिक चिकित्सा सेवा और स्वास्थ्य भर्ती मरीजों का हाल जाना। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी सभी सरकारी गैर सरकारी डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है। सभी चिकित्सक आकस्मिक चिकित्सा सेवा शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना महामारी के चलते ओपीडी की सेवा को बंद किया गया था, लेकिन कुछ शर्तों के साथ जल्द ही ओपीडी की सुविधा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते चिकित्सा और स्वास्थ्य की सुविधाएं ठप पड़ी हुई थीं। अब यह आवश्यकता समझी जा रही है कि सरकारी और प्राइवेट चिकित्सालय को भी इमरजेंसी सुविधाएं प्रारंभ करना चाहिए। गया था ना, कोरोना में पूरा रोका गया था। अब हम लोग ने इधर शुरू किया है, उसका एक पूरा प्रोटोकॉल बना के सभी डॉक्टर को, प्राइवेट और पब्लिक, माने गवर्नमेंट का और प्राइवेट के, हर जनपद में हम लोगों ने उनको प्रशिक्षण कर दिया। हमारी नोडल टीम है हर जनपद में, मास्टर ट्रेनर है, उनको हम लोगों ने ट्रेन करने के बाद उनको बोल दिया है कि अपने आवश्यक सेवाएं को प्रारंभ करें। और उसी समय में मैं यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ भी मैं देख रहा था कि कितने शुरू हो गया है, और डॉक्टर साहब को मैंने बताया भी कि जितना ज़्यादा हो सके आप शुरू करें। ओपीडी थोड़ा सा हम लोगों ने सीमित किया क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। और वहीं कानपुर नगर पहुंचे प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने पीपीई किट और फेस शील्ड पहनकर कानपुर हैलेट अस्पताल और कोरोना वार्ड का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री ने मेडिकल कॉलेज के न्यूरोसाइंसेज और मैटरनिटी के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड में जाकर मरीजों से बात कर चिकित्सा सुविधाओं के विषय में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हार्ट, कैंसर जैसी बीमारियों के सीरियस मरीजों को उचित इलाज मेडिकल कॉलेज में मिल सके, इसको प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारे पास पूरी तैयारी है और प्रदेश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें काफ़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इस बीमारी से प्रभावित है। हमारी कोशिश है कि लोगों के मन से भय निकले और हमारी हर प्रकार की एक्टिविटी प्रारंभ हो सके। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के लगभग 77,000 बेड का इंतजाम किया गया है। बाकी लोग सीरियस पेशेंट्स हैं, चाहे वो हार्ट के हों, चाहे वो ट्रामा के हों, चाहे वो कैंसर के हों या सेमी इमरजेंसी वाले हों, उन लोगों को भी प्रॉपर इलाज की सुविधा मेडिकल कॉलेज में मिल सके, ये प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। यहाँ के बाद हम झांसी जाएंगे। अभी हमने काफ़ी पेशेंट से बात की है कि ये होल्डिंग एरिया है, यहाँ पर पहले टेस्ट होता है, फिर उनकी रिपोर्ट आने तक इंतजार किया जाता है। 74 बेड यहाँ है, 70 बेड दूसरी जगह है। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको उस हिसाब से भेज दिया जाता है, और नहीं तो जिस बीमारी के वो पेशेंट हैं उस वार्ड में उनको भेज दिया जाता है। उनकी तैयारी है। हमारे पास उत्तर प्रदेश में इस कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जो व्यवस्था की है, हम संतुष्ट हैं इस बात से कि काफ़ी कुछ हमें उसमें सफलता मिली है। लेकिन जो इसमें कोरोना से या अदरवाइज जिन लोगों की डेथ हुई है उनके लिए बहुत अफसोस भी है, और हम खासतौर से कोशिश करते हैं इसके फैलाव को हर हालत में रोका जाए। और हम बराबर इस बात का दौरा करते हैं जितने दिन से ये कोरोना का महामारी प्रारंभ हुई, तभी से हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सड़कों पर हैं। मेडिकल कॉलेज का दौरा भी करते हैं और लोगों से उसकी फीडबैक भी लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में एक बैठक में भाग लिया। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि इस कमेटी का गठन लोकसभा और विधानसभा में व्यवधान न उत्पन्न हो, इसके लिए किया गया था। लेकिन कोरोना के बाद अब इस बैठक में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए विधानसभा और लोकसभा की बैठक आयोजित की जाए, इस पर भी विचार किया जा रहा है। अन्य देशों में भी तकनीकी के माध्यम से बैठकों में लोग शामिल हो रहे हैं। क्या उसी तरह से यहाँ विधानसभा और लोकसभा की बैठक संचालित की जा सकती है, इस पर विचार किया गया। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने सदनों में व्यवधान रोकने की दृष्टि से एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में मुझे संयोजक और 7 अन्य विधानसभा अध्यक्षों को सदस्य बनाया गया था। इस कमेटी की पहली बैठक लोकसभा सचिवालय में हुई थी। उसके बाद अगली बैठक
कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की लखनऊ बैठक के दौरान किए जाने पर विचार किया गया था। कतिपय कारणों से बैठक नहीं हो पाई। इस बीच कोरोना के प्रकोप के चलते बैठकें व्यावहारिक नहीं रह गई थी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक हुई और सदनों में व्यवधान को दूर करने सहित आज के परिप्रेक्ष्य में बैठकों के संचालन पर भी चर्चा हुई। इस समय विधानसभा की बैठक बुलाकर संपन्न कराना फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए बड़ा व्यवहारिक नहीं है। एक एक सीट छोड़ना या 2 सीटें छोड़ना, ऐसा करके हम बैठक नहीं कर सकते। विचार ये भी आया कि जिस तरह यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में और अन्य देशों में घर से भी बैठक में हिस्सा लेने की तकनीकी विकसित की गई है भिन्न भिन्न आधुनिक उपकरणों के माध्यम से, क्या वैसा ही उपाय भारत में भी अपनाया जा सकता है? इस तरह दोनों विषयों पर कि तकनीकी के माध्यम से बैठक करना, कुछ लोगों को उपस्थित रहने के लिए कुछ लोगों को उपस्थित रहने से छूट देना, और दूसरे कि सदनों में व्यवधान रोकने की दृष्टि से क्या क्या करना, दोनों पर बहुत गंभीर सुझाव आए। और हमारी आज की इस कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ को छोड़कर 100% उपस्थिति रही। सभी विधानसभा अध्यक्षों ने बैठक में हिस्सा लिया, उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, और हमने उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सभी के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया और शुभकामनाएं की कि वह सब राज्य पूरे देश सहित कोरोना महामारी से मुक्त हों। शाहजहांपुर में लॉकडाउन के चलते बंद चल रहे स्कूलों के कारण बच्चों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान की भरपाई करने के उद्देश्य से शाहजहांपुर के जिलाधिकारी ने यूट्यूब चैनल बनाकर एक अनूठी पहल की है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बंद चल रहे स्कूलों के चलते बच्चों को दूर दराज गांव में रहते हैं, उनकी शिक्षा में हो रहे नुकसान की भरपाई को लेकर यूट्यूब चैनल बनाया है। इसमें 9 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं, जिससे लॉकडाउन के दौरान बच्चे घरों में इससे लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि इस चैनल पर पाठ्यक्रम के पढ़ाई के वीडियो बनाने में सभी अधिकारियों समेत शिक्षा के जुड़े लोग सहयोग कर ही रहे हैं, वहीं इच्छुक शिक्षक भी अपना सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ सीबीएसई बोर्ड जैसे विद्यालय पहले से ही ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, लेकिन ऐसे नाजुक मौके पर यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए इस तरह के प्रयास से पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। अपलोड वीडियो से घर बैठकर पढ़ाई कर रहे छात्रों ने बताया कि हम लोगों का पढ़ाई में काफ़ी नुकसान हो रहा था, लेकिन प्रशासन के इस अनूठे प्रयास से काफ़ी हद तक पढ़ने में मदद हो रही है। जो डीएम साहब ने भी मैथिली शरण गुप्त का पाठ पढ़ाया था। देश में मोदी सरकार 2.0 के 1 वर्ष पूरा होने पर जनपद हापुड़ की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 1 वर्ष के कार्यकाल की जमकर सराहना की है। जनता ने पीएम मोदी के इस 1 साल के कार्यकाल को जनता और देश हित के लिए बताया है। जनता इस बात को लेकर भी काफ़ी खुश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक महामारी से बचाने के लिए जो लॉकडाउन की घोषणा की गई है, उससे जनता को काफ़ी राहत मिली है और जनता कोरोना जैसी घातक बीमारी से काफ़ी हद तक सुरक्षित है। साथ ही जनता ने पीएम मोदी द्वारा 370 हटाए जाने 3 तलाक पर सही फैसले का भी स्वागत किया है। पीएम मोदी द्वारा लॉकडाउन में चलाई जा रही पीएम गरीब कल्याण योजना समेत फ्री गैस, गरीबों को मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि द्वारा भेजी गई किसान किस्तों की भी हर तरफ तारीफ की जा रही है। जैसे कि गरीबों के लैट्रिन, बाथरूम, मकान, सर्जिकल स्ट्राइक, देश के लिए 370 हटाना, 3 तलाक और किसानों के लिए 2000 रुपये साल की योजना, 6000 साल की योजना और इसमें 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है सभी के लिए। तो ऐसे ऐसे कई काम किए हैं जो कि सराहनीय और अच्छे हैं देश के लिए। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
हमारे देश ने जहां एक और चहुमुखी विकास किया है, वहीं एक वर्ष के अंतकाल में बहुत ही सराहनीय कार्य हुए और इस वर्ष कोरोना संक्रमण अलीगढ़ में कोरोना वायरस की महामारी के कारण दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों के बच्चों को अब जिले के परिषदीय स्कूलों में दाखिले की कवायद बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू की है। जिले में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत विभिन्न राज्यों से लगभग 3000 परिवार आ चुके हैं। बीएसए ने बताया कि कोविड-19 की महामारी के कारण बच्चों की शिक्षा को रुकने नहीं दिया जाएगा। बच्चों को सरकार की ओर से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जिसमें बैग, कॉपी, किताब दी जाएंगी। वहीं अन्य प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन में अब अपने जिले में आ गए हैं, अब बाहर नहीं जाएंगे, अपने बच्चों को यहीं प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाएंगे। विभिन्न जिलों में जा रहे हैं। अलीगढ़ में भी गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से बहुत सारे लोग आए हुए हैं और इनके साथ साथ इनकी पूरी फैमिली आई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो हम सबके स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान हमें ये ज्ञात हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में जो बच्चे आए हैं उनको हमारा विभाग क्यों ना उनका एडमिशन करवाए। इसके लिए हमने पूरे प्रशासन से एक लिस्ट ले ली है और उस सूची के अनुसार इन बच्चों के घरों पर इनके अभिभावकों से संपर्क करके हमारे टीचर इनका स्कूलों में नाम लिखवाएंगे और इनको हर तरह से सारी खाने पीने और इनके कापी, किताब, ड्रेस, जूते, मोजे सब की व्यवस्था करते हुए इनको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में मनरेगा योजना बाराबंकी जिले में श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से प्रभावित लोगों को रोजगार मिला है। हजारों की संख्या में जनपद लौटे श्रमिकों को जिला प्रशासन द्वारा मनरेगा योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले के 1098 ग्राम पंचायतों में करीब 66,000 श्रमिकों को मनरेगा योजना के तहत गांव की साफ सफाई से लेकर सड़क, नहर, पौधारोपण और छोटी छोटी नदियों और तालाबों को पुनर्जीवित करने के कामों में लगाया गया है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। दिल्ली, मुंबई और पंजाब से लौटे श्रमिकों ने बताया कि कोरोना बीमारी की वजह से परेशान होकर हम लोग वापस अपने गांव आ गए हैं। यहाँ सरकार ने हमारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों को मनरेगा योजना के तहत अपने ही गांव में काम दिया है, जिससे हमको बहुत सहूलियत मिली है, जिसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। हमारे गांव में जो मजदूर भाई बाहर से आए हुए हैं, इस लॉकडाउन में फंसे हुए, उनको यहाँ करके कोई रोजगार नहीं मिला था। फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना द्वारा उनको काम जो जैसे कि मनरेगा में नाली निर्माण, रास्ता पटाई, चक मार्ग और तालाब खुदाई, इनमें उनको काम दिया गया ताकि जौनपुर जिला चिकित्सालय में आने वाला हर रोगी और उसका परिजन अस्पताल के गेट पर ही सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने एक निजी फाउंडेशन के सहयोग से अस्पताल के आपातकालीन कक्ष के बाहर ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन स्थापित की है। इसमें प्रवेश करते ही फव्वारों के माध्यम से दवा निकलेगी, जो व्यक्ति को कीटाणु मुक्त करेगी। फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन से जिला चिकित्सालय में आने वाले सभी रोगियों को कीटाणु मुक्त करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि 20 लीटर सैनिटाइजर में लगभग 300 से अधिक लोग पूरी तरीके से सैनिटाइज किए जा सकेंगे। फाउंडेशन के संयोजक ने बताया कि हमारी संस्था कोरोना महामारी के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर समाज सेवा में जुटी हुई है। आम का निर्यात शुरू होने से आम व्यवसायियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लखनऊ में मंडी सचिव संजय सिंह ने बताया कि कल ही दुबई से 3 टन आम भेजा गया है और हवाई मार्ग द्वारा 700 टन या ओमान, कतर, बहरीन भेजा जाएगा। मंडी परिषद के द्वारा किसानों को आम को निर्यातकों के माध्यम से भेजने पर 6 रुपये प्रति किलो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। यूरोपियन देशों में BHT के माध्यम से और गल्फ देशों में हॉट वाटर के माध्यम से आम भेजा जा रहा है। विदेशों में दशहरी आम की मांग बहुत ज़्यादा है। किसान लोग हैं तो अब जो है हम लोगों का आम जो है वो विदेश जा रहा है, इससे गवर्नमेंट ने हम लोगों को छूट दे दी थी। इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगी और हमारा सुरक्षित आम भी पहुंच जाएगा, इसलिए हम किसान। आगरा एवं झांसी मंडल के कुछ क्षेत्रों में टिड्डी दल के प्रकोप को देखते हुए कानपुर देहात में प्रशासन सतर्क हो गया है। कानपुर देहात में भी अब टिड्डी के प्रकोप की संभावनाएं बढ़ने लगी हैं।
टिड्डी दल का प्रकोप फसलों के लिए घातक होता है। टिड्डी दल के आक्रमण से बचाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। मुख्य विकास अधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि जिले में टिड्डी दल के प्रकोप की सूचना ग्राम प्रधान, लेखपाल, कृषि विभाग के प्राविधिक सहायकों एवं ग्राम विकास पंचायत अधिकारी के माध्यम से कृषकों तक तत्काल पहुंचाई जाएंगी। नीम ऑयल की 40 मिली मात्रा को 10 ग्राम कपड़े धोने के पाउडर के साथ मिलाकर प्रति टंकी पानी में डालकर छिड़काव करने से भी टिड्डी फसलों को नहीं खाते हैं। साथ ही जिन मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक संभावना है उनको जुताई करवा दें एवं जल का भराव करवा दें। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि टिड्डी दल के प्रकोप से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए मोबाइल नंबर 9454945011 और 6386491400 पर व्हाट्सएप या फोन कर संपर्क किया जा सकता है। प्राप्त हुई इसके तहत हम लोगों ने कंट्रोल रूम जिला कृषि अधिकारी के फोन नंबर के रूप में स्थापित कर दिया था। इसके तहत हम लोगों ने एक राहत दल जिसमें मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्ष हैं, डीडी एग्रीकल्चर और जिला कृषि अधिकारी और जिला रक्षा अधिकारी जिसमें हम लोगों के सदस्य हैं वो गठित किया गया है तथा एक एडवाइजरी जारी की गई है किसानों के लिए कि जैसे ही कोई टिड्डी का अटैक कोई दल यहाँ पर स्थापित होता है उसकी सूचना लेखपाल या सचिव के माध्यम से जिला प्रशासन को तत्काल अवगत कराएं। इसके अलावा यहाँ पर बलुई मिट्टी है क्योंकि ये बलुई मिट्टी में अंडा देता है। अगर ऐसी खेती के आसपास बलुई मिट्टी के क्षेत्र है तो उसकी सिंचाई कर दें, उसको कम से कम थोड़ा पानी डाल के उसको गीला कर दें जिससे वो वहाँ रुक ना पाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे